सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पिछले कुछ दिनों से मुझे ध्रुव राठी साहब के एक वीडियो के बहुत से क्लिप्स मिले और बहुत से मैसेजेस जिसमें मुझे कहा गया कि मैं रिस्पॉन्ड करूं। मैं ध्रुव राठी साहब के काम से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूं, सिवाय उनके एक वीडियो की जिसमें मैंने रिस्पॉन्स किया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है वो। लेकिन इस बार मुझे इतना ज़्यादा कहा गया कि मैं उनका ये वीडियो देखूँ। एक बायोजेनेसिस ज़िंदगी का जो स्टार्ट है उसके बारे में उन्होंने वीडियो बनाया। सो आई टुक माई टाइम कि मैं उनका वीडियो देखूँ कि आखिरकार इसमें ऐसी क्या बात है। एंड आई हैव टू से कि इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग ना। उम्मीद है कि ध्रुव राठी साहब माइंड नहीं करेंगे, इसलिए कि एक पब्लिक में जब आप अपना काम प्रेजेंट करते हैं तो वो ओपन टू क्रिटिसिज्म होता है, ओपन टू करेक्शन होता है। अब मैं चूँकि इवोल्यूशन साइंस इन चीज़ों के साथ मैं कुछ तजर्बा रखता हूँ, थोड़ा मुझे टाइम हो गया है, तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ पे थी कि इतने बड़े लेवल पे जब इस तरह का काम जाए और उसमें इतनी फाश गलतियाँ हों, रॉन्ग रेफरेंसेस हों, गलत साइंस हो, गलत तारीख हो, तो देन समवन हैज़ टू स्पीक। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का जिन्होंने तो इस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। अब लंबा वीडियो है, मैं एक चीज़ का तो रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। तो जो की चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा गलतियाँ हैं उनकी से हम स्टार्ट करते हैं, या उनका मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लिप। अगर आप टाइम में और भी पीछे जाओ, 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाओ, तो पता लगेगा कि धरती पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है, लूका। दैट्स एक्चुअली रॉन्ग, इसलिए कि हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि हम सबका एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है। यही वजह है कि जो लूका है इसको एक हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट कहा जाता है। ये एक फर्जी फिक्शनल एक किरदार है और उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर सब जानदारों में इतनी सिमिलैरिटी पाई जाती है तो फिर यकीनन ऐसा होगा कोई ना कोई के एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म जिससे हम सबकी इवोल्यूशन हुई होगी। नाउ प्रॉब्लम यह है कि ध्रुव राठी साहब इसको एक हकीकत के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आप बहुत पीछे जाएंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा। किसी को नहीं पता चला आज तक, नो वन। और यही वजह है कि एक तरफ ध्रुव राठी साहब की वीडियो में ही एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें ये पता चलता है कि साइंसदान का ये मानना है कि इसको गर्म पानी पसंद है, और वहीं पे एक और रिसर्च है जो कहती है कि नहीं, उसको ठंडक पसंद है। सो मीन वाई इज़ इट दैट मच ऑफ डिफरेंस? वेल ऑब्वियसली इसलिए कि ये कोई रियल चीज़ नहीं है, ये ख्याल है। तो उसके ऊपर फिर आप जो भी डेटा अप्लाई करना चाहें वो आप कर दें। देयरफॉर ये कहना गलत है कि हमें पता चलता है, हमें कोई नहीं पता चलता, ना कोई एविडेंस है लूका का। ये एक इन्फ्रेंस है और मटीरियलिस्टिक इन्फ्रेंस है, उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। चलते हैं अगले क्लिप की तरफ। धरती पर सबसे पहली लिविंग थिंग, आखिर में लिविंग थिंग कैसे बनी? ये बहुत अहम सवाल है और जो बाकी वीडियो है मैं उसमें ये चीज़ मैं रिपीटेडली मैं ये रिमाइंड कराऊंगा अपने व्यूअर्स को कि सबसे अहम सवाल ये है कि जो सबसे पहली लिविंग थिंग है वो सबसे पहले लिविंग थिंग कैसे बनी, यानी कि ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ। क्योंकि जो बहुत बड़ी गलती की है इसमें ध्रुव राठी साहब ने, वो वही गलती है कि जो जितने भी बायोजेनेसिस के प्रोपोनेंट्स हैं जो इस नज़रिए को ठीक समझते हैं वो करते हैं। और वो गलती ये है कि ज़िंदगी कहाँ से आई, इस सवाल के जवाब में वो ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ अपनी गुफ्तगू को ले जाते हैं और वहीं उसको महदूद कर देते हैं। इस बात को आप बेहतर तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है मिसाल के तौर पे, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और ऑब्वियसली हार्डवेयर है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ से आया, जो कि बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन आप अपनी सारी तहकीक को, सारी रिसर्च को आप मोड़ दें इस तरफ कि इसके बटन कैसे बने, इसकी स्क्रीन कहाँ से आई, इसकी बॉडी कैसे बनी। भाई आपको अगर पता लग भी जाए एग्जैक्टली कि ये सब कहाँ से बना, तो आपको सिर्फ हार्डवेयर का ही पता चला है। जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फिर भी आपको नहीं पता। एंड दैट वाज द सेम मिस्टेक जो कि ध्रुव राठी साहब ने भी दोहराई है। बजाय इसके कि आप मेरी बात इस पे सुने, चलते हैं उन क्लिप्स की तरफ। धरती के बनने के बाद हमने बात करी थी कि कैसे शुरुआत में बार बार बौछार हो रही थी कॉमेट्स और मीटियोर्स की धरती पर। इस एरा को लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट का समय कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हीं कॉमेट्स और मीटियोर्स से आए थे। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार लाइफ की शुरुआत धरती पर नहीं हुई थी बल्कि स्पेस में हुई थी। सुनने में कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब लगता है, लेकिन आज के दिन हमारे पास इसका ठोस सबूत मौजूद है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स स्पेस में मौजूद है। ये हमें पता चल पाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। इसे मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझा। यकीनन कोई पिछला वीडियो था जिसमें ध्रुव राठी साहब ने ये बात समझाई, बट हियर इज द प्रॉब्लम। जो पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस है वो कोई मसला हल नहीं करता है। अगरचे फ्रांसिस क्रिक
ये वो आदमी है जिसने वॉटसन के साथ मिलकर जो DNA का ड्यूल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो दरियाफ्त किया था, विच वॉज अ रिमार्केबल डिस्कवरी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पैंसपेर्मिया हाइपोथेसिस का ये कहना कि ज़िंदगी किसी और सियारे से फायर की गई है, किसी और सियारे से आई, मुख्तलिफ उसकी रेंडिशंस हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपको ज़िंदगी के लिए चाहिए वो अगर आपको स्पेस में मिल जाते हैं और स्पेस से ही आप ये अखज़ कर लेते हैं कि शायद जो हैवी बम्बार्डमेंट हुई है मीटरॉइड्स वगैरह की, उसी में वो इस ज़मीन पे आए होंगे, अगर ये बात बिल्कुल सच भी है, एंड देयर इज़ नो एविडेंस कि बात ऐसे ही है कि ज़मीन पे ये ऐसे ही आया सारा कुछ, लेकिन अगर सच भी है तो फिर भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ही आए हैं। हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी की, और पैंसपेर्मिया इसलिए भी कोई मसला हल नहीं करता कि अगला सवाल फिर आ जाएगा कि फिर स्पेस में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहाँ से आए। स्टिल वी आर बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि ज़मीन से ज़िंदगी का आगाज़ नहीं हुआ, वालों के खला से हुआ है, लेकिन खला से जो कुछ हुआ है हम सिर्फ उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स की, जो हार्डवेयर है उसकी बात कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है सारा वीडियो उस पर है कि ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, वी स्टिल डोंट नो। इसीलिए मैंने कहा था कि वो जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा अहम है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, और ध्रुव राठी साहब को भी, कि ज़िंदगी का मामा अभी तक किसी से हल नहीं हो सका। आपने भी वही गलती की जो बाकी सब ने की, ये सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन रॉ मटेरियल से धरती पर और कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे फॉर्म हुई, इसके लिए आती है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर एक गर्म से तालाब में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक रिच मिक्सचर रहा होगा, जिसमें बिजली पड़ी, वोल्केनो से निकलने वाली गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से लाइफ को एक किक स्टार्ट मिला। Well, here is the problem. जब आप ये कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास ये पॉन्ड का हाइपोथेसिस है और साथ ही आप कह दें कि ये थियरी है, दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम। इसलिए कि हाइपोथेसिस होता है, थियरी होती है। थियरी जो होती है वो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है, विच मीन्स कि हमारे पास सर्टन फैक्ट्स हैं, हम उनको थियोराइज करते हैं और एक फ्रेमवर्क बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग का कि इन फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन हमें इस थियरी में मिलती है। अनफॉर्चुनेटली जो हाइपोथेसिस है वो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन आपने उसको साथ उसके मिक्स कर दिया। वो एक मफरूज़ा है और ये अनटेस्टेड मफरूज़ा है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग इन साइंस जो इस मफरूज़े को ठीक साबित करता हो। डार्विन ने ये बात ज़रूर अपनी किताब में लिखी थी, लेकिन वो एक ख्याल था, ख्याल है, और वो हमेशा ख्याल ही रहेगा। इसलिए कि जब आप साइंटिफिक थ्योरी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फिर साइंस की बात कर रहे हैं, इसलिए कि थ्योरी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगरचे आजकल साइंसदानों ने थ्योरी की खुद ही इज़्ज़त पामाल कर दी है, हर वो चीज़ जो नहीं लेके आते हैं उसका नाम थ्योरी लिख देते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ ये मल्टीवर्स थ्योरी मिसाल के तौर पे, या स्ट्रिंग थ्योरी। आई मीन नन ऑफ दोज आर प्योर साइंटिफिक थ्योरीज, लेकिन वो नाम जो है वो एक चल गया। तो जो खालस साइंस है उसमें थ्योरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसमें टेस्टबिलिटी होती है और बार बार टेस्ट करने से वही नतीजा आना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या दुनिया में किसी भी जगह पे हम कोई इस तरह का टेस्ट कर सकते हैं कि वार्म पॉन्ड्स हों नेचर में और फिर वहाँ पे हम बिजली को पड़ते हुए देखें और फिर वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके अंदर लाइफ आ जाए? इज़ दैट पॉसिबल? पिछले 4 अरब साल में ये कहीं पे भी हुआ सिवाय इस एक फर्जी वाक़े के, इस हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन के? आंसर इज़ नो। अगर आंसर इज़ नो है तो इसका मतलब यह है कि साइंसी थ्योरी नहीं है। लेकिन मसला यहाँ से फिर आगे और चला जाता है। वो ध्रुव राठी साहब ने एक वाशिगाफ गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। लेट्स सी द क्लिप फर्स्ट। लेकिन क्या सही में ऐसा हो सकता है? इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया साल 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे के द्वारा। इन्होंने एक 5 लीटर का बड़ा सा ग्लास कंटेनर लिया, इसमें अमोनिया गैस भरी, मीथेन गैस और वाटर वेपर। इस ग्लास कंटेनर के अंदर अब इन्होंने बिजली के स्पार्क्स डाले, जैसे कि कंडीशंस रही होंगी धरती पर 4 बिलियन साल पहले। और कुछ हफ्तों तक ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज देखी। इन गिने चुने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे थे। कुछ हफ्तों बाद इस कंटेनर में अमाइनो एसिड्स और कार्बन कंपाउंड्स बन गए। तो इस बात से ये चीज साबित हो गई कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं और कंडीशंस सही हैं तो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने आप ही बनने लग जाते। नो जनाब, ये बिल्कुल भी इस चीज़ का सबूत नहीं है, इसलिए कि जिस साइंटिफिक तजर्बे का आप हवाला दे रहे हैं एक्चुअली ये एक फ्लॉड तजर्बा है, एक गलत तजर्बा है। ये बात दुरुस्त है कि 1952-1953 में मिलर और यूरी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उनसे जो क्रिटिकल गलती हुई थी वो वही है जो आपने बताई कि जिन्होंने गैसेस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, अमोनिया और मैथाइन। हालांकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उनको यूज़ करनी चाहिए थी, इसलिए कि जो असली प्राइमोर्डियल माहौल है उसके बारे में साइंसदानों का ख्याल था कि उस ज़माने में ये गैसेस थी, ये मैथेन वगैरह बहुत ही कम तादाद में थी। देयरफॉर आपका ये कहना कि अगर ठीक कंडीशंस हों तो फिर ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद ब खुद बन सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस थी वो तो इस तजर्बे में ठीक थी ही नहीं। विच इज़ द रीज़न कि 1983 में इस तजर्बे को दोबारा से दोहराया गया जब ठीक गैसेस बनाई गई और फिर जो अमीनो एसिड्स बने वो बहुत ही कम बने और उसमें भी हैंडेडनेस का फ़र्क था। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड अमीनो एसिड्स।
उनमें क्या फ़र्क होता है, लेकिन जो चाहिए थे वो नहीं बने, और जो बने उसकी भी वजह कुछ और थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि आपके पास वो कंडीशन आपने ठीक कर दी हैं तो ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए हैं। फिर जेफरी बाडा ने उसके बाद फिर इसको 2007-2008 में तजर्बा किया, बट नो, इट्स नॉट हैपनिंग। बेसिकली जो वो चाह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई माहौल हमारे पास मौजूद हो जिसमें हम ये सारे तजर्बात कर सकें, नो। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये तजर्बा बिल्कुल ठीक भी था, जो कि मैं फिर कहूँगा कि ये टोटली गलत हवाला दिया है ध्रुव राठी साहब ने, ये एक डिस्क्रेडिटेड एक्सपेरिमेंट है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान भी जाएं कि ये तजर्बा बिल्कुल ठीक था और उससे अमीनो एसिड्स बन गए, तो मेरे मोहतरम फिर भी वो हार्डवेयर ही बना। वो जो क्वेश्चन आप लेके चले थे कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, वो सवाल तो फिर भी तशना रहा। फिर भी आप हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। लाइफ, इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लें कि एक जिंदा आदमी है और एक मुर्दा आदमी है, उन दोनों में बिल्डिंग ब्लॉक्स वही होंगे। तो अभी एक आदमी अगर उसकी डेथ हुई है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसके साथ एक आदमी है, लेट अस से एक डॉक्टर है जो कि उसकी डेड बॉडी को देख रहा है। इंटरेस्टिंगली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दोनों में एक ही होंगे, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो ज़िंदगी नहीं होते हैं। अगर ज़िंदगी होते तो दोनों जिंदा होते और दोनों मुर्दा होते। सो व्हाट इज़ मिसिंग? एक में एक चीज़ है, दूसरे में नहीं है, उसको ज़िंदगी कहते हैं। और सवाल आपने ये उठाया था, और आपसे पहले जितने भी लोगों ने इस पे काम किया है वो यही सवाल उठाते हैं कि ज़िंदगी कहाँ से आई, लेकिन फिर वो रिड्यूस कर देते हैं ख़ुद को जो उसकी मटीरियलिस्टिक, जो उसका हार्डवेयर है, वहाँ तक। तो ना सिर्फ ये कि तजर्बा गलत है, बल्कि ये कि अगर ठीक भी होता तो सवाल फिर भी अपनी जगह पर रहता। कि ये वाली चीज आज के दिन अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि पहला आरएनए मॉलिक्यूल अपने आप कैसे बना और खुद से वो सेल्फ रेप्लिकेट कैसे करने लगा। लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जरूर किए गए हैं जो कुछ स्पेसिफिक चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे कि 2009 में किया गया जॉन सदरलैंड का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटाइलिन और फॉस्फेट जैसे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स से अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं। वेल, प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि सवाल तो बड़ा अहम है कि पहला आरएनए कैसे बना और उसने खुद को कैसे रेप्लिकेट करना शुरू किया। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और जवाब इसका किसी के पास भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ध्रुव राठी साहब ने जो हवाला दिया है, अगर इस हवाले के वो गौर से पढ़ लेते तो शायद वो इसको ना देते। पर हाउ डिड ही मिस दैट? इतनी बड़ी गलती कैसे उन्होंने की? आई ऑनेस्टली डोंट नो। सो लेट मी रीड दैट आउट टू यू. A second nucleotide is created if ultraviolet light is shined on the mixture. Dr. Sutherland said he had not yet found natural ways to generate the other two types of nucleotides found in RNA molecules, but synthesis of the first two was thought to be harder to achieve. So here is the thing कि जो RNA के 4 essential required nucleotides होते हैं, जिस तजर्बे का हवाला दिया है उसी तजर्बे में, उसी पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है कि सिर्फ 2 ही न्यूक्लियोटाइड्स बने, 2 तो डॉक्टर सदरलैंड से बने ही नहीं। What exactly are you trying to achieve here, sir? ध्रुव राठी साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि हमने ये इस पर कुछ ना कुछ चीज़ें हमें पता, वो कुछ ना कुछ नहीं, आप बताएं कि 2 बने थे, 2 नहीं बने थे, विच मीन्स का जो चीज़ आप साबित करना चाह रहे हैं कि राइट कंडीशंस में ये जो आपने क्ले हाइपोथेसिस दिया है उसके अंदर आरएनए खुद ब खुद बन सकता है। नो सर, नहीं बन सकता। जिस तजर्बे का आपने हवाला दिया है इसकी इसी पैराग्राफ को पढ़ लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो 2 और न्यूक्लियोटाइड्स हैं कोई नेचुरल वे डॉक्टर सदरलैंड को नहीं मिला जिनके ज़रिए वो चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड बना सकते थे। लेट्स मूव ऑन, शैल वी। ये जो फैटी एसिड्स हैं इनसे लिपिड्स बने और पानी में जाने पर लिपिड्स छोटे छोटे बबल्स बनाने लगे। इन बबल्स में अंदर केमिकल्स ट्रैप होने लगे और ये लिपिड्स प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन्स की तरह बन गए। अब इन्हीं में से ही किसी लिपिड में आरएनए मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए और एक तरीके से एक बाउंड्री बन गई जिससे आरएनए लिपिड्स के अंदर ही फंस कर रह गए। एंड देयर आई थॉट कि दुनिया की कोई चीज़ बॉलीवुड फिल्म को बीट नहीं कर सकती है, बट इमेजिन दिस कि कैसे सेल मेम्ब्रेन बन गया, कैसे उसके अंदर केमिकल्स ट्रैप हो गए, कैसे उसके अंदर आरएनए चल। हियर इज अ प्रॉब्लम सर, आरएनए केमिकली स्टेबल नहीं होता। खुले पानी में उसने इतना जल्दी डिग्रेड होना है कि वो खुद को रेप्लिकेट भी नहीं कर सकेगा। इस पे बहुत तजर्बात मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा, इट्स अनडिनाइबल फैक्ट। तो खुले पानी से किस तरह से आपने प्रोटोसेल के अंदर ये सारा कुछ लेके चले गए और एक के बाद दूसरी तरतीब, दूसरे के बाद तीसरी तरतीब, पर इट डजंट सॉल्व एनीथिंग। इसलिए कि इन सेल्स ने खुद को फिर भी डिवाइड करना है। वो सेल डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एनर्जी हो, जो कि इस माहौल के अंदर हमें नहीं मिल रही है। और सेकंड चीज़ हमें ये चाहिए कि उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, क्योंकि उसी की बेस पे फर्दर डिवीजन्स होंगी, वही पास ऑन होगा। सिर्फ आपने एक प्रोटोसेल के अंदर ये कुछ चीज़ें डाल दी हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है इसका। बट समहाउ ध्रुव राठी साहब ने ये साबित करने की कोशिश की कि यही प्रोटोसेल्स थे और ऐसे ही ज़िंदगी आगे चली है। दिस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली।
But the disappointment continues. जैसे जैसे लाइफ बढ़ी, सिंगल सेल्स के लेवल पर भी बहुत कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास तो बहुत अच्छी एनवायरनमेंट मौजूद थी, पानी के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल रिच पानी था और गर्मी भी थी रिएक्शंस को करने के लिए। लेकिन जैसे ही इन वेंट से दूर जाएगा कोई सेल, उसको ये कुछ भी नहीं मिलेगा। एनर्जी पाने के लिए इकलौता सोर्स बचा दूसरे सेल्स को खा जाना या फिर उनके साथ कोऑपरेट करके उनके साथ मर्ज हो। Now, huge problem here is कि ध्रुव राठी साहब ने इतना सिंप्लीफाइड तरीके से ये कह दिया कि जब हाइड्रोवेंट से जब वो दूर जाते थे तो उसके बाद फिर उनको एनर्जी कम होती थी, तो एनर्जी पूरी करने के लिए वो एक दूसरे के साथ आदर ताउन करते थे या एक दूसरे को खा जाते थे और उस तरह से उनकी एनर्जी पूरी होती थी। उन्होंने एक किताब का हवाला दिया। 2 बिलियन साल पहले धरती पर समुद्र में एक आर्किया की एक पॉपुलेशन थी और एक बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन थी। ये दोनों पॉपुलेशंस पास पास रहती थी। ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप थी, क्योंकि बैक्टीरिया आर्किया के वेस्ट पर फीड करते थे और बैक्टीरिया जितने पास रहते थे आर्किया को उतना ही फायदा होता था। लेकिन मसला ये है कि उस किताब में भी लिखा हुआ है कि ये किस्सा कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक ख्याल है कि एट सम पॉइंट आर्किया वगैरह और बैक्टीरियम आपस में कुछ जुड़े होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगेन इसका भी कोई एविडेंस नहीं है, इन्फ्रेंस है। लेकिन ये जो खास कहानी उन्होंने सुनाई है इसका तो कोई भी एविडेंस नहीं है। सो लेट मी एक्चुअली रीड दैट पैसेज। और ये खुद इस पैराग्राफ में और इसके अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो पैसेज पढ़ा या जिस पैसेज से उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया। लेट मी रीड दैट आउट टू यू। Lane's argument, which is not accepted by everyone but looks good to me, यानी कोई कह रहे हैं कि निक लेन एक बायोकेमिस्ट हैं, उनके जिक्र हो रहा है कि उन्होंने एक बात कही है जिससे सारे इत्तफाक नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है। यानी कि जिसको ध्रुव राठी साहब कह रहे हैं कि ये साइंस है, वो असल में एक आदमी का ओपिनियन है जिससे आमतौर पर लोग इत्तफाक नहीं करते, लेकिन वो कह रहे हैं जो राइटर हैं कि मुझे ये ठीक लग रहा है। और वो क्या है? इज दैट अबाउट 2 billion years ago, long before life moved onto the land, there was a population of archaea living in the ocean and a population of bacteria living alongside them. The two stayed in close proximity because they were mutual benefits, or at least benefits to one side of the relationship. He suggests that one of them may have been feeding off the waste products of the other, but offers this only as a guess. सिर्फ एक guess है, तुक्का। Hypothesis तुक्के को नहीं कहते, guess तुक्के को कहते हैं। That is if you catch my drift. Now ये एक guess है और बाकी पैराग्राफ जो उन्होंने उसका जो हिस्से हाईलाइट किए, that is fine। लेकिन अगर हम अगले पैराग्राफ में जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, This is what is sometimes called a just so story after the book by Rudyard Kipling. It might have happened like that, but the story is really a parable to set us thinking about the possibilities. What matters is that an archaean and bacterium did get together, and however many times this happened, only one of those unions had left descendant alive today. वगैरह वगैरह वगैरह। ये नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये बस कहानी ही है, शायद हुआ हो, कोई पता नहीं है, लेकिन बहरहाल आर्के और बैक्टीरियम का किसी ना किसी वजह पे साथ हुआ होगा। और वो भी अगेन जैसे मैंने कहा कि वो इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो हवाला ध्रुव राठी साहब ने दिया है, व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग कि वो खुद तो इसको पढ़ ले, जिसको वो कह रहे हैं कि साइंसदानों का ये मानना है। कोई साइंसदानों का ये मानना नहीं है, ये किस्सा है, कहानी है, पैराबल है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में देखी हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, ह्यूज मिस्टेक्स, पर आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू देम, क्योंकि आइडिया ये नहीं है कि मैं उन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दूँ, वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाए। ये जो चीज़ें हैं लोगों के सामने रखना ज़रूरी थी, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को समझ आनी चाहिए कि साइंस साइंस है। एंड एवरीथिंग यू हेयर ऑन द इंटरनेट, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पर देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड जानू जर्मन सिंड्रोम। उसका शिकार ना हो कि हर वो चीज़ जो आपको बता दी जाए उस पर पक्के हो जाएं। रेफरेंसेस चेक करें, खुद देखें, सवाल करें, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली हाउ यू अटेन द नॉलेज। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत